नमस्कार साथियों। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक से कुछ ज़रूरी बातचीत करने वाले हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु ने इसकी रचना एक रात में ही कर दी थी। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर उन्होंने इस नाटक को लिखा था। दरअसल ये प्रहसन या हास्य नाटक कहा जाता था उन दिनों। अंग्रेज सरकार की नीतियों को और किसी मूर्ख राजा को आधार बनाने के कारण इसमें जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य के माध्यम से दरअसल तत्कालीन तमाम राजनीतिक व्यवस्था पर भारतेंदु तीखा प्रहार कर रहे हैं। साथियों, नाटक में चित्रित जो मूर्ख राजा है वास्तव में उन सभी मुखियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के पैसों पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे और इसी जनता पर न्याय के नाम पर अन्याय करते थे। नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की अगर हम समीक्षा करें तो नाटकीय कौशल एक तरफ रख दें, कथ्य कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वो आप एक तरफ रख दें, कथानक जो परिवेश और वातावरण बनाया जा रहा है उसे एक तरफ रख दें, लेकिन कथा वस्तु जो है, दरअसल विषय वस्तु जो है इस नाटक की, इसको मूल आधार बनाकर हम नाटक में कहानी कैसे बुनी जा रही है इस पर बात करते हैं। साथियों, ये भारतेंदु के निबंध पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि गद्य को प्रवाह और गति, सरस और रोचक, प्रेषणीय, खड़ी बोली को स्थापित करने का ज़रूरी काम भारतेंदु ने किया है। और जैसा कि उनके तमाम गद्य रचनाओं में ये रहा है क्या कि जन जागृति, जन चेतना और अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण से लोगों को एकसूत्रित करना, लोगों को एकजुट करना और उन्हें जगाना, इसीलिए जन जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु। तो यही कारण है, ये बहुत ज़रूरी कारण है और नाटक के माध्यम से भी, इस प्रहसन के माध्यम से भी हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। साथियों, उन्होंने नाटक के भीतर एक कहानी का ताना बाना बुना। अंधेर नगरी की कथा वस्तु को केवल कल्पना के आधार पर रंगा सजाया कैनवास नहीं कह सकते, बल्कि इसमें जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो अपनी वास्तविकता के साथ बड़ी त्वरा के साथ, तीव्रता के साथ आपके सामने मौजूद होती हैं, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। भारतेंदु का यह नाटक बहुत लोकप्रिय रहा। आप सभी साथी भारतेंदु को याद ही करते हैं अंधेर नगरी के लिए। अंधेर नगरी जैसा और राजनीति पर तीखी नज़र रखते हुए, राजनीति पर कटाक्ष करते हुए, राजनीतिक अव्यवस्था पर और राजा की निरंकुशता पर, राजा की मूर्खता पर, है ना, तत्कालीन शासन व्यवस्था पर, इन सब पर, और जो आसपास परिवेश में दुर्व्यवस्था है, यानी तत्कालीन समाज की जो दीनहीन स्थिति है, अंग्रेज़ी शासन की जो कुटिल नीतियां हैं, है ना, इन सब पर भारतेंदु ने एक साथ पैनी नज़र रखा हुआ है। और यही वजह है कि अंधेर नगरी इतना प्रासंगिक है। अंधेर नगरी आज, उस अंधेर नगरी का अंधेरापन और गहरा गया है और चिन्हा जा रहा है और पहचाना जा रहा है। उस अंधेरे को आज आप अधिक शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो अंधेर नगरी को मैं बार बार कह रही हूँ कि एक प्रहसन है, तो जिसका कथानक बड़ा सीधा, सिंपल, सीधा साधा है। इसमें कहीं कोई टेढ़ापन नहीं, व्यंजना नहीं, जो कि भारतेंदु को बहुत प्रिय है। शैली उनकी हास्य व्यंग्य है, लेकिन इसका कथानक, इसका कंटेंट जो है बहुत सीधा साधा है, कोई वक्रता इसमें नहीं। इस नाटक का विभाजन 6 अंकों में भारतेंदु ने किया। भारतेंदु ने दरअसल अंतर और बाह्य स्थितियों, घटनाओं, परिस्थितियों को बुना, बाजार दिखाया है, जंगल दिखाया है, राजसभा का चित्रण किया है, आरण्य क्या किया है, शमशान दिखाया है
और इन सारे दृश्यों के माध्यम से दरअसल नाटक का दृश्य, हर दृश्य जो बदला है, जो बड़ा कैनवास बनाया है, तो दृश्य बोल रहे हैं, घटनाएं बोल रही हैं, परिस्थितियां कैसे आपस में संवाद कर रहे हैं, हम इस पर भी विचार करेंगे अंधेर नगरी पढ़ते हुए। साथियों, ये सारे के सारे अंक, यानी 6 अंकों में नाटक विभाजित है, ऐसा मैंने आपको बताया, एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि जैसे श्रृंखला बन रही हो, जैसे किसी एक लड़ी में पिरोया गया हो, है ना। हर दृश्य अपने आप में एक मानक है, चाहे वो बाजार का है, चाहे वो जंगल का है, राजसभा का है ना, उसकी विद्रूपता को दिखाने के लिए, उसकी बदसूरती को दिखाने के लिए आरण्य है या शमशान का दृश्य है। इन सभी दृश्यों का अपना एक मानक है और वह मानक एक दूसरे से कैसे गुथता है, जुड़ता है कि कहीं भी कहानी के भीतर कोई अंतर्विरोध नहीं आता। साथियों, हम नाटक में कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और कहानी भी कैसी, तत्कालीन समाज की, राजनीति की और आर्थिक व्यवस्था की वास्तविकता को जांचने पड़ताल करने जा रहे हैं। तो हमें बहुत सचेत होकर उसी मनस्थिति के साथ, जिस मनस्थिति के साथ भारतेंदु अंधेर नगरी की रचना कर रहे हैं, उसी मनस्थिति के साथ हमें अंधेर नगरी से जुड़ना होगा। साथियों, भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रज भाषा की भी, आप बीच बीच में सूक्तियाँ देखेंगे, बीच बीच में जो कविता के अंश आपको लगते हैं और जो संवाद हो रहे हैं आपस में, वो काव्यात्मक हैं। तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली के मिश्रित रूप को आप देखते हैं, वही कहानी को आगे प्रवाह देती है, गति देती है। और उन्होंने, क्योंकि संस्कृत के नाटकों की शैली अपनाई है, उस समय प्रचलन में संस्कृत नाटक शैली थी, नाट्य शैली, नाट्य कौशल, नाट्य रूप। तो उस नाट्य रूप और उस नाट्य शैली को, मैंने तत्सम शब्दावली की शैली को भी भारतेंदु ने अपनाया है, क्योंकि उस समय प्रचलन में थी। तो साथियों, उन्होंने संस्कृत को अपनी रचना की शैली का आधार बनाया है। इस परंपरा का बहुत जिसको कहते हैं ना, दृढ़ होकर, या क्या कहते हैं, बलपूर्वक तो पालन नहीं करते भारतेंदु, बड़े लचीले हैं। क्योंकि भारतेंदु केवल तत्सम शब्दावली का प्रयोग कर रहे हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अंधेर नगरी में जब आप देखेंगे, बाजार का प्रहसन है, जहाँ व्यवहारिक भाषा, बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा प्रयोग में आती है, वहाँ उर्दू की शब्दावली का भी प्रयोग है। हाकिम, आशना, हुकुम, है ना, इत्यादि ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग बहुतायत में दिखाई देता है। केवल राजसभा में, या जहाँ सो कॉल्ड तथाकथित शिष्ट और सभ्य लोगों की का जमावड़ा है, जहाँ बहुत सारे इस तरह के बुद्धिजीवी इकट्ठे हैं, वहाँ तत्सम शब्दावली आपको देखने को मिलता है महंत की भाषा में, है ना। लेकिन ग्रामीण तथा अनपढ़ जनता को भी भारतेंदु ने अपने अंधेर नगरी में बड़े स्वाभाविक रूप से आपके सामने रख दिया है। वे ज़रूरी पात्र और ज़रूरी चरित्र बनकर उभरे हैं। तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं अंधेर नगरी में, जो मिश्रित है ना, और भाषा को व्यवहारिक रूप देना, भाषा को गति देना, भाषा को प्रचलन की भाषा बनाना, सर्वप्रिय बनाना, लोकप्रिय बनाना भारतेंदु का उद्देश्य था। यही वजह है कि खड़ी बोली को प्रवाह देने के लिए उन्होंने तमाम शब्दावलियों का मिश्रित प्रयोग किया है। आप देखेंगे लक लक, मुटाना, है ना, बोई, इस तरह के भी कुछ आपको शब्द देखने को मिलते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो बड़ी सहजता से आए ही हैं इस प्रहसन में। प्रहसन वही होता है साथियों, स्वांग, जिसे रचा जाए, खेला जाए, जो लोगों के बीच जाकर जिसका प्रस्तुतिकरण हो, लोगों को दिखाया जाए, केवल दिखाया न जाए, सुनाया और चेताया जाए, है ना। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ अपनी सहजता के साथ बड़े स्वाभाविक रूप से हमारे इस अंधेर नगरी में दिखाई देते हैं। मैं तो पिया की रंग रंगी, या जाके पेट पचे नहीं बात, इस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको मिलेंगी, नाटक में बहुत हैं अभी। तो नाटककार ने दरअसल अपने पात्रों के माध्यम से उस जो 6 दृश्य मैं कह रही हूँ, 6 अंक कह रही हूँ, उसको बड़ा सजीव कर दिया है।
नाटक की रचना अपने विभिन्न उद्देश्यों में सफल रही है, क्योंकि वो आग्रह लेकर, प्रयास लेकर, एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य, मीनिंगफुल मैसेज, जब मैं कहती हूँ सार्थक संदेश लेकर रची गई है। तो रजवाड़ों को आधार बनाया गया है इस रचना में। लेखक ने अपनी दृष्टि को, अपने नज़रिया को तत्कालीन भारत के पूरे मानचित्र को ध्यान में रखकर, तत्कालीन भारत के हर अवस्था और व्यवस्था को ध्यान में रखकर, फिर चाहे वो समाज है, राजनीति है या अर्थतंत्र है, उस सबको ध्यान में रखकर अंधेर नगरी की रचना की है। साथियों, दरअसल भारतेंदु वास्तव में भारत की दुर्दशा का वर्णन करना चाह रहे थे उस समय। तत्कालीन शासकों पर भी साथ साथ व्यंग्य करना चाह रहे थे, और ये व्यंग्य, ये कटाक्ष बिना किए उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाया नहीं जा सकता था। साथियों, समाज में तरह तरह के पाखंड, तरह तरह के आडंबर, है ना, धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास और पारंपरिक रूढ़ियाँ जो जकड़ती हैं आपको, जो आगे बढ़ने नहीं देती, जो प्रगतिशील सोचने नहीं देती, ये सब कुछ विद्यमान था उस समय के समाज और राजनीति में। तो भारतेंदु क्या कर रहे हैं कि इनको जुबान दे रहे हैं, और जुबान ही नहीं दे रहे हैं, बड़ी त्वरा से, बड़ी तीव्रता से, बड़े तीखे मार करते हुए, हास्य व्यंग्य शैली भी आपको जगह जगह दिखाई देगी, आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। भारतेंदु ने केवल हास्य लिखा हो ऐसा नहीं है, लेकिन शैली उनकी रही है, क्योंकि हास्य व्यंग्य जो है ना साथियों, वो उस समय तो गुदगुदाता है, उस समय तो बड़ा रोचक लगता है, बड़ा कौतूहल होता है, आप बड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, अपने को जोड़ लेते हैं, आनंद आता है। लेकिन अंधेर नगरी स्थायी प्रभाव डाल रहा है साथियों। स्थायी प्रभाव के लिए व्यंग्य बहुत मार्मिक है। व्यंग्य केवल हंसाता नहीं है, व्यंग्य अगर मर्म पैदा कर दे, पीड़ा पैदा कर दे, है ना, उस समय की स्थितियों, परिस्थितियों, परिवेश के प्रति आपको जागृत कर दे, बेचैन कर दे, खिंचा दे, है ना, आप खासे नाराज हो जाएं उस व्यवस्था पर और कुछ करने को उतारू हो जाएं। भारतेंदु शिद्दत से, भारतेंदु का ये उद्देश्य है अंधेर नगरी लिखने के लिए। तो वास्तव में यह यथार्थ बोध को उद्घाटित करने वाला सफल नाटक है अंधेर नगरी। वास्तविकता को उसकी तीव्रता के साथ आप तक पहुंचाने वाला सफल नाटक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो अंधेर नगरी नाटक की रचना की गई है, अपने नाटकीय तत्वों की दृष्टि से तो बहुत सफल नाटक रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। लेकिन इस नाटक के माध्यम से, यानी मैं कह रही हूँ भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से अपनी वैचारिक दृष्टि को भी, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या प्रगतिशीलता है, पूरी उस समय की कानून व्यवस्था पर नज़र डाली। कानूनी व्यवस्था का प्रतिनिधि राजा है। उस समय हुआ करता था ना, न्याय, अन्याय और गलत और सही का दंड देने वाला। तो उस समय की कानूनी व्यवस्था का प्रतिनिधि कौन था? राजा था। और राजा कैसा है? न सुनता है, न देखता है, न परखता है। तो वह पान खाइए को सुपर्णखा आई सुनता है, नहीं सुन रहा है, जो नहीं ठीक से परख रहा है और नहीं सुन रहा है, यह भारतेंदु दिखाना चाह रहे हैं। जब कोई फरियादी उसके पास आता है अपनी फरियाद लेकर, तो वह उसे अपनी बातों में उलझा कर न्यायिक प्रक्रिया को और लंबा कर देता है, और फरियादी की दीवार गिरने के कारण बकरी मर जाती है। वह न्याय के लिए राजा के पास जाता है। राजा की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है, गोवर्धन दास को फांसी की सज़ा सुनाने पर रुकती है, और क्योंकि फांसी का फंदा उसी के नाप का था, तो कुछ ऐसा दृश्य आपने देखा होगा। अगर तुलना करें तो मन्नू भंडारी जी के लिखे एक नाटक उजली नगरी चतुर राजा, कभी मौका मिले, समय मिले तो ज़रूर पढ़ें, अंधेर नगरी को समझने में और आसानी होगी। मन्नू भंडारी जी भी उजली नगरी चतुर राजा में ऐसी ही परिस्थितियां बुन रही हैं, ऐसे ही व्यंग्य को हास्य के माध्यम से उभार रही हैं, कटाक्ष को, स्थिति की विद्रूपता को, बदसूरती को। जो राजा सुन देख नहीं रहा, परख नहीं रहा, वो क्या न्याय करेगा? तो
एक आदमी अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाता है, मनु भंडारी जी के नाटक में जो जहाँ मिलता है, मैं तुलना करने के लिए कह रही हूँ। तो राजा उसे अपनी बातों में उलझाए रहता है। आप इसी अच्छे से आज की परिस्थितियों में और अच्छे से समझ सकते हैं ना। बातों के बताशे, बात बढ़ाए रखना, बात से ही फुसला लेना, बात से ही संतुष्ट करने की कोशिश करना, कुछ कार्य न करना, कुछ आगे व्यवहार न करना। तो उलझाए रहता है और न्याय दिए बिना ही वापस भेज देता है। तो ये साथियों कहा जा सकता है कि 1.25 साल पहले भारतेंदु, इसीलिए मैंने कहा कि भारतेंदु दूरदर्शी साहित्यकार हैं, आधुनिक तो हैं ही, अति आधुनिक हैं। आधुनिक बोध जो यथास्थितियों को नकारता है, जो जड़ता को उभारता है और जड़ता से सीधे सीधे जूझता है, भारतेंदु की दृष्टि ऐसी है साथियों। तो भारतेंदु अंधेर नगरी जब लिख रहे हैं तो 100 साल पुरानी पहले ही भारतेंदु ने वो तस्वीर, वर्तमान की तस्वीर खींच दी थी जो आज आपके सामने यथावत है। कितने दुख की बात है कि न परिस्थितियाँ बदली, न समाज बदला और न राजा बदला। न्याय व्यवस्था बदल गई है लेकिन राजा की सोच कुंद है, राजा मूर्ख है, राजा को सुनाई नहीं देता, राजा मुद्दे पर नहीं पहुंचता, राजा कभी भी मुद्दों को नहीं सुलझाता, बातों में फंसाए रखता है, बात बढ़ाए रखता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन एरिया नहीं नज़र आता। तो साथियों दरअसल अंधेर नगरी के अंत में भारतेंदु ने अपनी बौद्धिकता का प्रमाण दिया है। और बौद्धिकता मैं इसे नहीं कहती, आधुनिक बोध तो है ही, लेकिन प्रगतिशीलता कहती हूँ उसे, बार बार मैं प्रोग्रेसिवनेस कहती हूँ। क्यों? क्योंकि भारतेंदु अपने उस प्रगतिशील बौद्धिकता के प्रमाण स्वरूप ही तो महंत के माध्यम से चौपट राजा को फांसी पर चढ़वाकर समाज में परिवर्तन कैसे आए, इसका सुखद संकेत दे दिया है। आप समझ रहे हैं? मतलब अंत में भारतेंदु ये कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज। जहाँ न धर्म, धर्म दायित्व बोध है साथियों, हाँ, जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, न बुद्धि और न ही नीति, न सुजन समाज। अब यहाँ मैं एक भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, ज़रूर कोट करना चाहूँगी और उससे आप बात आसानी से समझेंगे और अंधेर नगरी को पढ़ते हुए उस कोटेशन को याद करते रहना चाहिए। भारतेंदु कहते हैं, राजनीति समुझें सकल, पावहि तत्व विचार, पहचान ही निज धर्म को, जाने ही शिष्टाचार। तो भारतेंदु समझा रहे हैं कि निज धर्म को, निज दायित्व बोध को, अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पहचानना सबसे ज़रूरी पहचान और सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है राजा का। राजा वही कुशल राजा है साथियों जो अपना दायित्व समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे और निपहचाने ही निज धर्म को, जाने ही शिष्टाचार और समय और समाज के साथ शिष्ट आचरण करे, लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करे और जो तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, तुरंत जो न्यायिक प्रक्रिया करनी है, उसे वो करे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भारतेंदु की वैचारिक दृष्टि है दरअसल आम जनता के प्रति है। सरोकार किससे है भारतेंदु का? भारतेंदु का जुड़ाव किससे है? भारतेंदु की जो ये वास्तविकता को उभारने की दृष्टि है तो भारतेंदु किस जन सरोकारों से जुड़े हैं दरअसल, है ना, अपनी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के उद्धार के लिए ही इनकी ये वैचारिक दृष्टि, ये प्रगतिशील दृष्टि रही है। साथियों इसके साथ ही कुछ और बातें भी मैं जोड़ना चाहूँगी। अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति और अंधेर गर्दी, उनकी कुटिल नीतियाँ जो हैं दरअसल शोषक की ही रही हमेशा। डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और बांटो और राज करो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी भारतेंदु ने तमाम गद्य रचनाएं की हैं। एक स्थान पर आलोचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। साथियों इस कोटेशन को मैंने जानबूझकर आपके सामने पढ़ा और इसके बहाने मैं आपको यह बताना चाह रही थी कि कविता
जो फल फूल रही थी दरबारी संस्कृति में, जो राजा की प्रतिष्ठा, प्रशस्ति और यशोगान में ही लिप्त थी, जो जनता के सरोकारों से अब तक दूर दूर थी, भारतेंदु को ही यह श्रेय जाता है कि भारतेंदु अपने गद्य में, अपने विचारों में और गद्य की तमाम विधाओं में, चाहे वो निबंध हो, नाटक हो, उनमें लाकर सीधे सीधे जनता से उसे जोड़ा है। कविता हो या गद्य हो, दोनों को जन सरोकारों से जोड़ा है। और यही वजह है कि अंधेर नगरी में दरबार की उपेक्षा की गई है, दरबारी संस्कृति की उपेक्षा की गई है। हाँ, राजा कैसा भी निरंकुश हो, अराजक हो, राजा कैसा भी दुष्ट हो, कुटिल हो, उसकी प्रशंसा करना, उसका यशोगान करना, उसका गुणगान करना साहित्यकार का धर्म नहीं है, दायित्व नहीं है। साहित्यकार तो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ हो, और अंधेर नगरी इसी तरह से जन सरोकारों से जुड़ा हुआ एक ज़रूरी प्रहसन है, जो नाटक के 6 अंकों में विभाजित है। और इन 6 अंकों में हम तमाम दृश्यों की, परिस्थितियों और घटनाओं की विद्रूपता को एक एक कर समझेंगे। तो अगला व्याख्यान अंधेर नगरी पर ही कुछ ज़रूर और बिंदुओं के साथ अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया।